आइए आज हम लोग बायोलॉजी में क्वेश्चन नंबर 9 करेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में विभेद कीजिए सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला ऊतक, यानी सिंपल एपिथेलियम और कंपाउंड एपिथेलियम में हमको अंतर बताना है। सिंपल एपिथेलियम एंड कंपाउंड एपिथेलियम। इसी प्रकार से क्रम से और भी आगे हैं हृद पेशी तथा रेखित पेशी, सघन नियमित तथा सघन अनियमित संयोजी ऊतक, वसामय तथा रुधिर ऊतक, सामान्य तथा संयुक्त ग्रंथि। तो अभी हम सरल उपकला तथा संयुक्त उपकला यानी सिंपल एंड कंपाउंड एपिथेलियम में अंतर देखेंगे। तो देखिए सरल उपकला यानी सिंपल एपिथेलियम है, उसका क्या मतलब है, और संयुक्त उपकला यानी कंपाउंड एपिथेलियम है, उसका क्या मतलब है। तो सरल उपकला एक स्तरीय होती है जो देह, गुहा, वाहिनियों, नलिकाओं आदि का भीतरी स्तर बनाती है। तो जो सिंपल एपिथेलियम है हमारी, उसमें एक स्तर होता है यानी एक लेयर होती है, और ये देह गुहा यानी बॉडी कैविटी, वाहिनियों यानी जो वेसल्स हैं, नलिकाओं यानी जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है हमारी बॉडी में, उनके भीतरी स्तर को बनाती है। जबकि संयुक्त उपकला जो है, तो संयुक्त उपकला में दो या अधिक स्तर होते हैं तथा इसका प्रमुख कार्य सुरक्षा प्रदान करना है। तो हमारा जो कंपाउंड एपिथेलियम है, इसमें दो या दो से ज़्यादा लेयर होती हैं और इसका मेन काम क्या होता है, प्रोटेक्शन, सुरक्षा प्रदान करना। अब देखिए आगे आ जाता है हृद पेशी तथा रेखित पेशी में अंतर, यानी कार्डियक मसल एंड स्ट्रिएटेड मसल में अंतर। तो देखिए हमारे शरीर में 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। अब ये जो भी हम पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़े हैं, उस चैप्टर से इसका कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि उस चैप्टर में ऐसा हमको कुछ पढ़ाया नहीं गया है। परंतु फिर भी एनसीईआरटी के पीछे क्वेश्चन दिए हैं तो हम लोग कर रहे हैं। तो रेखित, अरेखित और हृद पेशी 3 प्रकार की पेशियां पाई जाती हैं। तो कार्डियक मसल और स्ट्रिएटेड मसल, दो में अंतर हमको समझना है और इसको हम लोग पढ़ेंगे। तो देखिए जो हृद पेशी यानी हार्ट मसल है, वो केवल हृदय की भित्ति में मिलती है, यानी केवल दिल में पाई जाती है। रेखित पेशी ये देह भित्ति, जीभ, फायरिंग्स, ईसोफेगस, अग्रपाद व पश्चपाद में मिलती है। तो जो हमारी मांसपेशियां हैं कुल मिला के सामान्य तौर से, जिनको हम अपनी इच्छा के अनुसार चला पा रहे हैं, ये सब जो है रेखित पेशी के अंतर्गत है। ये कहाँ पाई जाती हैं, देह भित्ति में पाई जाएंगी, जीभ में पाई जाएंगी, फायरिंग्स, ईसोफेगस, अग्रपाद और पश्चपाद में मिलती है। हृद पेशी में क्या है, ये निरंतर जाल बनाती हैं, तो नेट लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। और रेखित पेशी ये बंडल के रूप में अस्थियों से जुड़ी रहती हैं। जाहिर सी बात है कि हम अपना हाथ फैला रहे हैं, तो जो हमारी हड्डियां हैं उनके छोर पर या बीच में कहीं भी जुड़ी होती हैं, और बंडल के रूप में यानी एक काफ़ी जैसे झाड़ू होता है इकट्ठा कर दिया जाए, उस तरह बंडल के रूप में होती है। जो हार्ट मसल है ये छोटी व बेलनाकार होती है, इनके अंतः भाग स्थूल होते हैं। तो जो हमारी हार्ट मसल है छोटी होती है और बेलन के आकार की होती है, और इसमें क्या होता है कि जो अंत वाला भाग होता है वो स्थूल यानी मुलायम होता है। जबकि रेखित पेशी में क्या होता है, ये लंबी व बेलनाकार होती हैं, इसके अंत भाग चपटे होते हैं, फ्लैट होते हैं। अब हृद पेशी में क्या है, ये एक केंद्रकीय होती है तथा केवल प्लाज्मा कला से घिरी रहती है। तो जो हमारी हार्ट मसल है, इसमें केवल एक केंद्रक होता है, हर मसल का
अपना अलग अलग केंद्रक होता है तथा केवल प्लाज्मा कला से घिरी रहती है, केवल प्लाज्मा मेम्ब्रेन पाई जाती है। जबकि रेखित पेशी यानी स्ट्रिएटेड मसल जो है मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है तथा सार्कोलेमा से घिरी रहती है। इसमें प्लाज्मा लेमा होती है, इसमें सार्कोलेमा होती है। ये यूनि न्यूक्लिएटेड है, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड है। हार्ट मसल में क्या है, यह शाखित होती है तथा इस पर गहरे व हल्के पट्टे मिलते हैं। तो हार्ट मसल हमारी ब्रांच्ड होती है, अभी इसका फिगर भी देखेंगे, ब्रांच्ड होती है तथा इसमें गहरे व हल्के रंग के पट्टे होते हैं। स्ट्रिएटेड मसल में क्या है, यह अशाखित होती है, ब्रांच नहीं होती। इस पर एकांतर क्रम में हल्के व गहरे क्रॉस पट्टे होते हैं। इसमें एक एक के अंतर से गहरे व हल्के पट्टे मिलते हैं। हार्ट मसल में क्या है, इन पेशियों को प्रेरक तंत्रिका तंत्र तथा मस्तिष्क से संवेदना मिलती है। तो ये नर्वस सिस्टम से संबंधित रहती हैं और ब्रेन से भी, क्योंकि हार्ट को हम अपने हिसाब से रोक या चला नहीं सकते हैं। इसका सीधा संपर्क ब्रेन और नर्वस सिस्टम से। जबकि रेखित पेशी केवल संवेदना, इन्हें संवेदना केवल केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से मिलती है। जो रेखित पेशी है ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम से इसका सेंसरी ऑर्गन जुड़े रहते हैं या इसको सेंस मिलती है। अब देखिए जो हार्ट मसल है हमारी, पेशी कोशिका में अनेक माइटोकॉन्ड्रिया तथा ग्लाइकोजन कण मिलते हैं। जाहिर बात है कि दिल कभी धड़कना रुकता नहीं है, प्रॉपर काम करना पड़ता है। इसलिए प्रॉपर काम करने के लिए उसको ऊर्जा की ज़रूरत पड़ती है और माइटोकॉन्ड्रिया को ऊर्जा का पावर हाउस कहा गया है, सेल का पावर हाउस। तो जाहिर सी बात है कि माइटोकॉन्ड्रिया तथा ग्लाइकोजन कण ज़्यादा संख्या में मिलेंगे, क्योंकि हृदय पेशी को लगातार काम करना पड़ता है। इसमें भी ग्लाइकोजन कण तथा माइटोकॉन्ड्रिया मिलते हैं, इसमें भी मिलेंगे लेकिन इसमें ज़्यादा मात्रा में मिलेंगे। ये पेशियां कभी नहीं थकती, जो हृदय पेशी हैं कभी थकती नहीं। रेखित पेशी क्या है, ये पेशियां कभी कभी थक जाती हैं, ज़्यादा आप काम करेंगे तो ये थक जाती हैं, जल्दी जल्दी काम करेंगे। आगे आ जाता है सघन नियमित सदा तथा सघन अनियमित संयोजी ऊतक में अंतर, यानी डेंस रेगुलर एंड डेंस इर्रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में अंतर हमको बताना है। तो देखिए सघन नियमित संयोजी ऊतक में क्या है, इसमें कोलेजन तंतु रेशों के समांतर बंडलों के मध्य मिलते हैं। उदाहरण के लिए जैसे टेंडन या स्नायु, टेंडन। और सघन अनियमित संयोजी ऊतक, इनमें अनेक तंतु तथा फाइब्रोब्लास्ट मिलता है। यह ऊतक तथा उपास्थि आदि में मिलता है। यह टिश्यू तथा कार्टिलेज में मिलता है। तो स्नायु या टेंडन में सघन नियमित संयोजी ऊतक होता है। इनमें कोलेजन तंतु रेशों के समांतर बंडल के मध्य मिलते हैं। जबकि सघन अनियमित संयोजी ऊतक में क्या होता है, अनेक तंतु होते हैं, फाइब्रोब्लास्ट भी मिलता है और यह टिश्यू तथा कार्टिलेज में मिलता है। अब आगे आ जाता है वसामय तथा रुधिर ऊतक में अंतर, यानी फैटी टिश्यू और ब्लड टिश्यू में अंतर। फैटी टिश्यू को एडिपोज टिश्यू भी बोलते हैं। तो इन दोनों में हम लोग अंतर देखेंगे। तो वसामय ऊतक ढीला संयोजी ऊतक होता है, जो त्वचा के नीचे होता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू है। इसकी कोशिका वसा संचय करती है, इसकी जो सेल होती है वो फैट का डिपोजिशन करती है। और रुधिर ऊतक में क्या है, रुधिर एक द्रव संयोजी ऊतक है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट तथा सफेद रक्त कणिकाएं मिलती है। तो रुधिर एक द्रव संयोजी ऊतक है जिसमें लाल रक्त कणिकाएं, प्लाज्मा, प्लेटलेट तथा सफेद रक्त कणिकाएं मिलती हैं। तो ब्लड जो है इसमें रेड आरबीसी मिलेगी, प्लाज्मा मिलेगा, प्लेटलेट मिलेगा और वाइट ब्लड कैप्सूल्स यानी डब्ल्यूबीसी मिलती है। वसामय ऊतक में क्या है, एडिपोज टिश्यू में
जिन पोषक तत्वों का उपयोग नहीं होता है वो सभी वसा में परिवर्तित होकर त्वचा के नीचे वसामय ऊतक में एकत्रित हो जाते हैं। तो हम लोग फैट, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट जो भी लेते हैं तो फैट है, लेकिन जो कार्बोहाइड्रेट है इसको भी फैट के रूप में इकट्ठा करके वसामय ऊतक में एकत्र कर दिया जाता है। अब रुधिर ऊतक में क्या है कि यह सारे शरीर में निरंतर धमनी कोशिकाओं में बहता रहता है तथा विभिन्न पदार्थों का संवहन भी करता है। तो जो हमारा ब्लड टिश्यू है ये निरंतर क्या होता है, ब्लड वेसल जो हैं, रक्त वाहिनियाँ, उनमें लगातार प्रवाहित होकर के पूरे शरीर में जाता रहता है और जहाँ भी इसकी ज़रूरत होती है वहाँ ये अपना काम करता रहता है। अब सामान्य तथा संयुक्त ग्रंथि में अंतर, यानी सिंपल एंड कंपाउंड ग्लैंड में हमको डिफरेंस बताना है। तो देखिए, सामान्य ग्रंथि जो है इस ग्रंथि में एकल अशाखित वाहिनी होती है। जो सिंपल ग्लैंड है इसमें एक ही वेसल होती है, वो भी अनब्रांच होती है। ये सरल नलिकाकार ग्रंथि जैसे आंत्र में क्रिप्ट ऑफ लिवर कुहन, कुंडलित नलिका ग्रंथि जैसे श्वेत ग्रंथि तथा सरल एल्वियोलर ग्रंथि आदि होती हैं। तो ये क्या होती हैं, सरल होती हैं, नलिकाकार होती हैं, जैसे आंत में क्रिप्ट्स ऑफ लिवर कुहन पाया जाता है। कुंडलित नलिका ग्रंथि जैसे स्वेट ग्लैंड होती है तथा सिंपल एल्वियोलर ग्लैंड आदि, ये सब एल्वियोलर ग्लैंड जो लंग में पाई जाती हैं, ये सब सिंपल ग्लैंड के एग्जाम्पल हैं। अब कंपाउंड ग्लैंड के एग्जाम्पल क्या है, इन ग्रंथि में वाहिनियों का शाखित तंत्र होता है, यानी बहुत सारी वेसल होती हैं ब्रांच के रूप में। ये संयुक्त नलिकाकार जैसे अमाशय की जठर ग्रंथियाँ, हाथ की ब्रूनर ग्रंथियाँ, संयुक्त एल्वियोलर ग्रंथियाँ जैसे स्वेद व लार ग्रंथि तथा संयुक्त नलिका एल्वियोलर ग्रंथि आदि हैं जैसे अग्नाशय की ग्रंथि आदि। तो एग्जाम्पल दे रहा है कि ये कंपाउंड होती हैं, ब्रांच्ड होती हैं। और एग्जाम्पल के तौर पर जैसे हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक जूस वाली ग्लैंड है, आंत में ब्रूनर्स ग्लैंड है और संयुक्त एल्वियोलर ग्लैंड, कंपाउंड एल्वियोलर ग्लैंड। देखिए यहाँ भी एल्वियोलर ग्लैंड है लेकिन ये सरल एल्वियोलर है, ये कंपाउंड है। जैसे स्वेद व लार ग्रंथि जैसे स्वेट ग्लैंड और लार वाली स्लाइवरी ग्लैंड। यहाँ भी देखिए स्वेद है तो सिंपल वाली है, यहाँ पर कंपाउंड वाली। संयुक्त नलिका एल्वियोलर ग्लैंड, कंपाउंड वेसल जो है एल्वियोलर ग्लैंड, वहाँ भी यही ग्लैंड मिलती है। जैसे अग्नाशय की ग्रंथि यानी पैंक्रियाज की जो ग्लैंड है वहाँ भी कंपाउंड ग्लैंड का वो एग्जाम्पल है। तो इस प्रकार से सामान्य और संयुक्त ग्रंथि में हम लोगों ने अंतर पढ़ा। अब देखिए आगे आ जाता है कि निम्न श्रृंखलाओं में सुमेलित न होने वाले अंशों को इंगित कीजिए। जो आपस में मेल नहीं खाते उनको इंगित करना है। जैसे एल्वियोलर टिश्यू, रुधिर तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन, कंडरा यानी टेंडन। तो यहाँ तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन अलग बात हो गई, एल्वियोलर टिश्यू तो देखिए ये भी टिश्यू है, रुधिर भी टिश्यू है और टेंडन भी हमारा कनेक्टिव टिश्यू है। तो कुल मिलाकर तंत्रिका कोशिका यानी न्यूरॉन्स हमारी अलग बात हो गई। आगे है लाल रुधिर कणिकाएं, सफ़ेद रुधिर कणिकाएं, प्लेटलेट्स, उपास्थि। यहाँ पर उपास्थि यानी कार्टिलेज अलग है क्योंकि बाकी सारे ब्लड के पार्ट हैं। आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट ये ब्लड के पार्ट हैं, जबकि कार्टिलेज अलग बात है। बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी, लार ग्रंथि, स्नायु, लिगामेंट। यहाँ पर लिगामेंट या स्नायु अलग बात हो गई क्योंकि लिगामेंट या स्नायु जो है ये हमारी अलग बात हो गई, जबकि बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी, लार ये सब ग्रंथि यानी ग्लैंड हो गए। आगे देखिए मैग्जिला, मैंडिबल, लैब्रम, श्रृंगिका या एंटीना। तो यहाँ पर श्रृंगिका या एंटीना अलग बात हो गई। मैग्जिला, मैंडिबल और लैब्रम ये सब एक भाग जो स्कल है, स्कल में मैग्जिला, मैंडिबल और लैब्रम ये सब चीज़ें पाई जाएंगी, जबकि श्रृंगिका एक एंटीना की तरह होता है। जैसे आपने तिलचट्टा देखा होगा, उसमें दो बाल जैसी ऊपर संरचनाएं निकली रहती हैं,
तो वो अलग चीज हो गई। अब आगे आ जाता है प्रोटोनिमा, मध्यवक्ष, पश्चवक्ष तथा कछांग या कॉक्स। तो इसमें प्रोटोनिमा अलग बात हो गई, प्रोटोनिमा हमारी अलग चीज हो गई। मीजोथोरैक्स, मेटाथोरैक्स, कॉक्सा ये सब बॉडी के पार्ट हो गए, जबकि प्रोटोनिमा हमने कहाँ पढ़ा है, ये हमने मास जब पढ़ रहे थे ब्रायोफाइटा में, प्लांट किंगडम जब चैप्टर पढ़ा है तो वहाँ हमने प्रोटोनिमा पढ़ा। तो प्रोटोनिमा अलग बात हो गई, बाकी सारी चीज़ें अलग बात हो गई। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है स्तंभ फर्स्ट और सेकंड को सुमेलित कीजिए। तो संयुक्त उपकला ये हमारी कंपाउंड एपिथेलियम कहाँ पाई जाती है, स्किन में। तो पहले का थर्ड मेल खाएगा। कंपाउंड नेत्र यानी संयुक्त नेत्र किसमें पाए जाते हैं, तो किरमीर दृष्टि के अंतर्गत आता है। इसको इंग्लिश में देखते हैं इसका क्या मतलब है, और अच्छे से क्लियर समझ में आएगा। मोजैक विजन अंग्रेजी में बोलते हैं, मोजैक। तो कंपाउंड आई मोजैक विजन से संबंधित है। देखिए सिंपल दृष्टि और मोजैक दृष्टि दो प्रकार की होती, लेकिन चूंकि आपके कोर्स में नहीं तो इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब क्वेश्चन दिए गए हैं तो करा दिया जा रहा है। लेकिन ये अब नई वाले एनसीईआरटी में सब है नहीं, दूसरे चैप्टर में हो तो अलग बात। पट्टीय वक्रक यानी सेप्टल नेफ्रीडिया जो हमने ऊपर पढ़ा था, केचुए में जो पाई जाती थी, तो इसका संबंध केचुआ से है। खुला परिसंचरण तंत्र यानी ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, जहाँ पर ब्लड वेसल ना हो खून के संचार के लिए, तो ये पाया जाता है तिलचट्टा यानी काकरोच में। आंत्रवलन यानी आंत की जो विलाई है, जो भोजन को एब्जॉर्ब करने के लिए जरूरी है, वो आहार नाल यानी इंटेस्टाइन में पाई जाती है। अस्थि अणु, अस्थि अणु हमारे अस्थि यानी बोन वाले अणु हैं तो बोन में ही पाए जाएंगे। जननेंद्रिय यानी जेनाइटल आर्गन से संबंध है इसका, तो ये हमारी शिश्न खंड में पाई जाएगी, यानी पेनिस के पार्ट में पाई जाएंगी। अब यहाँ पर देखें जेनाइटेलिया, जेनाइटेलिया ये फाइलोमियर में पाया जाएगा। फाइलोमियर ये वही शिश्न का भाग होगा। तो ये सब चीज़ें अब चैप्टर में आपके नहीं हैं, जो नई एनसीईआरटी है। अब आगे देखिए, कह रहा है केचुए के परिसंचरण तंत्र का संक्षेप में वर्णन कीजिए। अब केचुआ आपको चैप्टर में पढ़ाया ही नहीं गया है, अब यहाँ पर दिया गया है, इसको देख लेते हैं। अगर आएगा तो अपना करिएगा, जब कोर्स में है नहीं तो आएगा क्यों। तो केचुए का परिसंचरण तंत्र, तो केचुए में रुधिर परिसंचरण यानी सर्कुलेटरी सिस्टम जो केचुए का है वो बंद प्रकार का होता है। केचुए में परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का है और रुधिर लाल होता है, हीमोग्लोबिन प्लाज्मा में घुला रहता है। रुधिराणु रंगहीन तथा केंद्रकमय होते हैं। जो ब्लड कैप्सूल्स हैं वो रंगहीन होते हैं और केंद्रकमय होते हैं। केचुए के रुधिर परिसंचरण में निम्नलिखित अनुदैर्ध्य रुधिर वाहिनियाँ पाई जाती हैं। तो कुछ ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो डार्सल रुधिर वाहिनी यानी डार्सल ब्लड वेसल्स, यह आहार नाल यानी इंटेस्टाइन के मध्य पृष्ठ तल पर स्थित होती है। यह पेशीय कपाटयुक्त रुधिर वाहिनी होती है। यह अंतिम खंडों से रुधिर एकत्र करके प्रथम 13 खंडों में वितरित करती है। तो ये अंतिम खंडों से रुधिर लेकर के पहले जो 13 खंड हैं उनमें वितरित करती है। रुधिर का अधिकांश भाग 4 जोड़ी हृदय द्वारा आधार रुधिर वाहिनियों में पहुंचाया जाता है। मेढक में 4 जोड़ी हृदय पाए जाते हैं, उनके द्वारा जो पृष्ठ रुधिर वाहिनी है इसका ब्लड आधार रुधिर वाहिनी यानी वेंट्रल ब्लड वेसल में पहुंचाया जाता है। अब अगला आ जाता है आधार रुधिर वाहिनी यानी वेंट्रल ब्लड वेसल।
यह आहारनाल के मध्य अधर तल पर स्थित होती है। यह अनुप्रस्थ रुधिर वाहिनियों द्वारा रुधिर का वितरण करती है। इसमें कपाट नहीं पाए जाते। जो वेंट्रल ब्लड वेसल्स है इसमें कपाट यानी सेप्टा या पट नहीं पाए जाते। अब पार्श्व ग्रसनिका रुधिर वाहिनी यानी लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल। तो लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल जो पाई जाती है, एक जोड़ी रुधिर वाहिनियां दूसरे खंड से 14वें खंड तक आहार नाल के पार्श्व में स्थित होती हैं। जाहिर सी बात है कि हमको पता है कि जो केचुआ होता है उसका शरीर छोटे छोटे खंड में बटा रहता है, और ये जो हमारी लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल है यह एक जोड़ी रुधिर वाहिनी है और दूसरे खंड से 14वें खंड तक आहार नाल के पार्श्व में स्थित होती है। तो दूसरे से चौथे खंड तक जो इंटेस्टाइन है उसके लेटरल साइड में होती है। यह रुधिर एकत्र करके ग्रेसिकोपरी वाहिनी यानी सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल को पहुंचाती है। तो ये रुधिर एकत्र करके क्या करती है, सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल को पहुंचाती है। ग्रेसिकोपरी वाहिनी जो होती है सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल, अभी पार्श्व ग्रसनिका रुधिर वाहिनी यानी लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल पढ़ा हमने। अब ग्रेसिकोपरी वाहिनी यानी जो इसोफेगस के ऊपर है यानी सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल, यह आहार नाल के पृष्ठ तल पर 9वें खंड से 14वें खंड तक मिलती है। तो जो हमारी इंटेस्टाइन है इसमें 9वें से लेकर 14वें खंड तक ये सुप्रा इसोफेजियल ब्लड वेसल पाई जाती है जो ऊपरी भाग में फैली होती है। यह पार्श्व ग्रसनिका से 2 जोड़ी अग्रलूपों द्वारा रुधिर एकत्र करके अधर रुधिर वाहिनियों को पहुंचाती है। तो क्या होता है कि ये जो पार्श्व ग्रसनिका है यानी लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल है से 2 जोड़ी अग्रलूपों यानी 2 जोड़ी एंटीरियर लूप होते हैं, उनसे लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल से यह पार्श्व ग्रसनिका से यानी लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल से 2 जोड़ी अग्रलूपों द्वारा रुधिर एकत्र करके आधर रुधिर वाहिनी यानी वेंट्रल इसोफेजियल वेंट्रल ब्लड वेसल को पहुंचाती है। अब आगे आ जाती है अधोतंत्र की रुधिर वाहिनी यानी सब न्यूरल ब्लड वेसल्स। जैसी बात है कि आधो का मतलब निचला, तो तंत्रिका तंत्र जो होगा केचुए का उसके निचले हिस्से पर पाई जाती होगी, इसीलिए इसका नाम सब न्यूरल ब्लड वेसल है। यह आहार नाल के आंतरीय भाग में तंत्रिका रज्जु के नीचे मध्य अधर तल पर स्थित होती है। यह खंडीय भागों से रुधिर एकत्र करके योजी वाहिनियों द्वारा पृष्ठ रुधिर वाहिनी में पहुंचा देती है। तो यह खंडीय भागों से रुधिर एकत्र करके योजी वाहिनियों द्वारा पृष्ठ रुधिर वाहिनी में पहुंचा देती है। हम देखें यहाँ पर ये फिगर बनाया गया है, तो यहाँ पर ये देखिए डार्सल ब्लड वेसल है, पृष्ठ तल पर पाई जाती है। ये ब्रंटल ब्लड वेसल है, ये अधर तल पर पाई जाती है। और ये लेटरल इसोफेजियल ब्लड वेसल है, देखिए लेटरल साइड में पाई जाती है। और लेटरल हार्ट ये पाए जाते हैं, देखिए ये सुप्रा इसोफेजियल हार्ट है, ये इसोफेगस के ऊपर है तो सुप्रा इसोफेजियल हार्ट। ये एंटीरियर लूप है जो हमने पढ़ा है। वेंट्रो टेगुमेंट्री वेसल है, ये वेंट्रल साइड में पाया जाता है तो वेंट्रल टेगुमेंट्री ब्लड वेसल है। ये लेटरल इसोफेजियल हार्ट है, 2 जोड़ी हार्ट देखिए यहाँ पर है, 2 जोड़ी ये, तो 4 जोड़ी, 2 इधर हैं, मतलब इसके उल्टा साइड उधर पीछे भी होगा लेकिन वो हम देख नहीं सकते। तो 1 जोड़ी है, 1 जोड़ी है, 1 जोड़ी है, 1 जोड़ी है, तो 4 जोड़ी हार्ट हो गए। हम देखें वेंट्रल टेगुमेंट्री वेसल यहाँ पर आ गई ये, और वेंट्रल ब्लड वेसल ये हो गई ये वाली, ये वेंट्रल वाली। सब न्यूरल ब्लड वेसल ये है हमारी यहाँ से, और डार्सल ब्लड वेसल ये है। डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल, डार्सल है इंटेस्टाइन में जा रही है इसलिए इसका नाम यहाँ पर ये जो छोटी वेसल है डार्सो इंटेस्टाइनल वेसल पड़ गया।
कॉमिस्यूरल ब्लड वेसल है। ये कॉमिस्यूरल ब्लड वेसल डार्सल और वेंट्रल के ब्लड को, डार्सल से वेंट्रल में ब्लड ले जा रही है। सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल, ये देखिए सेप्टो इंटेस्टाइनल वेसल है, सेप्टा के रूप में इंटेस्टाइन को ब्लड की सप्लाई कर रही है कॉमर्सोरल ब्लड वेसल से। अब ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल, ये वेंट्रो इंटेस्टाइनल वेसल है। केचुए का रुधिर परिसंचरण तंत्र, यानी केचुए का हम लोगों ने फेरिटिमा पॉर्थ्यूमा इसको बोलते हैं, वैज्ञानिक नाम है। तो उसका ये हम लोग सर्कुलेटरी सिस्टम का फिगर देख रहे हैं। अब आगे आ जाता है निम्नलिखित के कार्य बताइए। मेढक की मूत्र वाहिनी, यानी यूरेटर ऑफ फ्रॉग। तो यूरेटर का मतलब ये मूत्र को ले जाना। तो मेढक की मूत्र वाहिनी, नर मेढक में वृक्क से मूत्र वाहिनी निकलकर क्लोइका में खुलती है। तो जो किडनी है मेढक की, वहाँ से जो यूरेटर है वो कहाँ खुलता है? क्लोइका में खुलता है। यह मूत्र जनन नलिका का कार्य करती है। ध्यान दीजिए, मूत्र और जनन दो शब्द हैं, यानी यूरिनेशन का भी काम करती है और जेनाइटल आर्गन की तरह भी काम करती है। जनन का भी, जनन पदार्थों को भी ले जाने का काम करती है। मादा मेढक में मूत्र वाहिनी तथा अंडवाहिनी क्लोइका में पृथक पृथक खुलती हैं। जो फीमेल फ्रॉग है, अब देखिए ये आपके चैप्टर कोर्स में है। तो मादा मेढक में जो मूत्र वाहिनी है वो ओविडक्ट के रूप में अलग खुलती है और मूत्र वाहिनी अलग खुलती है, यानी क्लोइका जो है, बाह्य छिद्र है, उसमें पृथक पृथक खुलती है, यानी अलग अलग खुलती है। मूत्र वाहिनी वृक्क से मूत्र को क्लोइका तक पहुंचाती है। जो यूरेटर है हमारा, वो किडनी से मूत्र को क्लोइका तक ले जाता है। मालपीगियन ट्यूब्यूल, ये कीटों में मध्यांत तथा पश्चांत के संधि तल पर पाई जाने वाली पीले रंग की धागे सदस्य उत्सर्जी संरचनाएं होती। इसको हम जब उसका कॉकरोच का फिगर देखा था तो हमने मालपीगियन ट्यूब्यूल आपको बताया था फिगर में। तो ये मध्यांत यानी मिडगट और पार्श्चांत यानी हाइंड गट के जो जहाँ पर ज्वाइंट होता है वहाँ पर पाए जाने वाली ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं, पीले रंग की होती हैं और ये उत्सर्जी संरचना है, यानी एक्सक्रेटरी आर्गन का काम करती है। ये उत्सर्जी पदार्थों को हीमोसील से ग्रहण करके आहार नाल में पहुंचाती है। हीमोसील का मतलब एक गुहा जिसमें खून भरा रहता है। तो जाहिर सी बात है, हमें पता है कि कॉकरोच में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, तो ब्लड वेसल नहीं होती है, वहाँ पर ऐसे खून भरा रहता है। तो उस गुहा को हीमोसील बोलते हैं, जिस कैविटी में ब्लड भरा रहता है। तो वहाँ से जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हैं, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस हैं, उनको ये इंटेस्टाइन में पहुँचाती हैं मालपीगियन ट्यूब्यूल, और इंटेस्टाइन से होकर के मल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाती है। अब आगे आ जाता है केचुए की देह भित्ति, यानी बॉडी वाला अर्थ। तो केचुए की देह भित्ति नम तथा चिकनी होती है। जो केचुआ है उसकी जो बॉडी वाल है, यानी बॉडी शरीर की दीवार है, या ये कहें कि चमड़ी है, वो चिकनी होती है और नम होती है। यह श्वसन हेतु गैस विनिमय में सहायक होती है। केचुए की जो स्किन है, ये सांस लेने में, गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। देह भित्ति का श्लेष्म केचुए के बिलों यानी सुरंग की सतह को चिकना एवं मजबूत बनाता है। तो जो केचुए का शरीर चिकना होता है, तो उस शरीर से जो केचुआ जो सुरंग बनाता है या बिल बनाता है, उसको चिकना बना देती है। अब आगे आ जाता है मेढक के पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। तो मेढक का पाचन तंत्र यानी डाइजेस्टिव सिस्टम। तो यहाँ पर देखिए, ये मेढक का ये पूरा फिगर है। ये हाथ है मेढक के आगे वाले, यानी पीछे पैर होंगे। ये जबड़ा है, तो ये लोअर जा है, नीचे वाला जबड़ा। ये टंग यानी जीभ है, ये ईसोफेगस है। ये हिपैटिक डक्ट है, लीवर वाली। ये लेफ्ट लीवर लोब है, ये पूरा लीवर है, तो ये बायां लोब है। और ये राइट लीवर लोब, ये दायां लोब है। यहाँ पर देखिए सिस्टिक डक्ट है ये,
और ये गाल ब्लैडर है, पित्ताशय। कॉमन बाइल डक्ट है, ये पित्ताशय से यहाँ से होते हुए ये बाइल को ले जाती है इंटेस्टाइन में, डिओडिनम में। तो ये कॉमन बाइल डक्ट है। ये हमारा पैंक्रियाज है, ये पैंक्रियाज का मतलब पित्ताशय। और ये पैंक्रियाटिक डक्ट है, ये पैंक्रियाटिक डक्ट है। और ये स्टमक है, ये हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट है। देखिए हिपैटिक मतलब लीवर से भी आ रही है और पैंक्रियास से, तो यहाँ पर मिल रही होगी, यहाँ पे देखिए मिलन है, तो इसलिए इसको हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट कहा गया, यानी लीवर से भी संबंधित है और पैंक्रियास से। ये देखिए लिगामेंट है जो साधे हुए हैं इंटेस्टाइन को। ये इलियम है, ये मिसेंट्री है, ये फैली हुई है जो हमारी हाथ को साधे हुए। ये डिओडिनम है, ये पाइलोरिक कॉन्स्ट्रिक्शन है, पाइलोरिक वाल्व है एक तरह से। ये स्प्लीन है हमारा, स्प्लीन तिल्ली जिसको कहते हैं। ये रेक्टम है यानी मलाशय, और ये क्लोएका है, ये यूरिनरी ब्लैडर है, और ये क्लोएका है, और ये क्लोएकल अपर्चर है, यानी वाह मल छिद्र जिसको हिंदी में कह सकते हैं। तो ये मेढक का पाचन तंत्र का फिगर हम लोगों ने देख लिया। तो इस हिसाब से ये चैप्टर हमारा ख़त्म हो जाता है। तो आज की स्टडी यहीं तक। ओके, थैंक यू।